हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस। मैं हूं राजेश। आज मैं क्लास 10 का जो इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर नंबर 2 का मैं फुल सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव यानी सारे क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है, तो हमारा वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसमें हम लोग को बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास जाए। तो आज हम लोग पूरा फुल क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बनिए। चलिए, तो एनसीईआरटी है हमारा जो बुक है, क्या है एनसीईआरटी का हम लोग चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र क्या है। आज हम लोग उसको प्रश्न उत्तर पूरे यानी चैप्टर का करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहला हमारा सही विकल्प चुने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 1 जो हमारा वस्तुनिष्ठ का है वो कहता है सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 22,553 रुपये, 22,494 रुपये, 6,610 रुपये या 54,850 रुपये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25,494 रुपये। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है? यानी भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? बिहार, पंजाब, हरियाणा या गोवा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा, यानी गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है भारत में। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का, वो भारत में राज्य पूछा था, इस बार बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा? तो इसका आंसर क्या देंगे हम लोग? इसका आंसर हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा? पटना। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 जो हमारा लास्ट है ऑब्जेक्टिव सेक्शन का। उत्पादन एवं आय गणना की विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक या व्यवहारिक या उपयुक्त तीनों? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों है। सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन लास्ट करता है। इसके बाद हम लोग करेंगे रिक्त स्थान को। किसे करेंगे? रिक्त स्थान को। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 41.4। कितना हो जाएगा? 41.4। उत्पादन आय एवं क्या चक्रीय समूह का निर्माण करती है? यानी उत्पादन आय और क्या जो है समूह चक्रीय समूह का निर्माण करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? व्यय। क्या हो जाएगा? व्यय, यानी उत्पादन आय एवं व्यय चक्रीय समूह का निर्माण करती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 देखिए। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? तो वृद्धि होती है। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो उसके प्रति व्यक्ति आय में भी क्या होगा? वृद्धि होगा। इसके बाद है राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से किसकी क्रिया पूरी होती है? तो विकास की क्रिया क्या होती है? पूरी होती है। 5 में देखिए जो हमारा रिक्त स्थान का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है। बिहार में वर्ष 2008 और 9 के बीच कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत हो गया? इसका आंसर हुआ 11.03%। 11.03%। इसके बाद है दोस्तों ट्रू और फॉल्स, सही एवं गलत की कथन का पहचान करना है। जिसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है और कौन सा फॉल्स है वो पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादक शक्ति को मापती है। राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादन शक्ति को मापती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही बात है, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है देखिए दूसरा, उत्पादन आय एवं व्यय आय। कौन कौन सा है? उत्पादन एवं व्यय आय एक चक्रीय समूह का निर्माण नहीं करती है, गलत है। इसके पहले हम लोग किसमें बनाए थे दोस्तों? हम लोग फिल इन द ब्लैंक बनाए थे, इसी प्रश्न को बनाए थे फिल इन द ब्लैंक में। ठीक है, तो ये क्या है? गलत है। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 3, भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से अधिक है? नहीं, गलत है। क्या? अधिक नहीं, कम है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार सन 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। ये सही है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार सन 1868 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार के प्रति व्यक्ति आय में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ये क्या है? सही है। बिहार के प्रति व्यक्ति आय में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। अब देखिए दोस्तों, संक्षिप्त रूप को पूरा करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, तो इसको देख लीजिए। सबसे पहला है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद है पीसीआई। पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, इसका अर्थ होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। एनएसएसओ। एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अर्थ होता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। इसके बाद है सीएसओ। सीएसओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अर्थ होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है। इसके बाद है जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है, जिसका अर्थ हुआ कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसके बाद है एनएनपी। एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसका अर्थ होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन होता है। एनआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, जिसका होता है अर्थ राष्ट्रीय आय। क्या होता है? राष्ट्रीय आय होता है। इसके बाद ईडीआई। ईडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इंडेक्स। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, जिसका अर्थ होता है आर्थिक विकास सूचकांक। आर्थिक विकास सूचकांक। अब दोस्तों हम लोग 5 नंबर में पहुंच चुके हैं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट भी कीजिए कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हमारा प्रश्न है, आय से आप क्या समझते हैं? आय से आप क्या समझते हैं? तो हम आंसर देंगे, जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से, कैसे? शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करता है, तो उसके बदले उसे, उस व्यक्ति को वस्तु या मुद्रा प्राप्त होता है, उसे ही हम आय कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या आप देखिए दूसरा प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? इसका क्या जवाब देंगे? इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे, किसी देश में दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कुल उत्पादित मात्रा को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, किसी देश की राष्ट्रीय आय में, किसी देश की राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, जो भागफल प्राप्त होता है, उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4, सर्वप्रथम
राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा किया गया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले 1868 में, याद रखिएगा कब, 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? इसका जवाब देंगे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होती है। प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रीय आय की गणना से होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली जो कठिनाइयाँ होता है उसका वर्णन करना है। तो हम लोग लिखेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। पहला है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयाँ। दूसरा है दोहरी गणना की संभावना। और तीसरा है मूल्य के मापने में कठिनाई। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे, गरीबी का प्रति व्यक्ति आय पर प्रभाव पड़ता है। गरीबी के कारण बचत का स्तर निम्न होता है। गरीबी के कारण बचत का जो स्तर होता है वो निम्न होता है। कम बचत के कारण पूंजी निर्माण दर कम होती है। कम बचत के कारण क्या होता है? पूंजी जो होता है निर्माण दर कम होती है, जिससे विनियोग भी कम होता है। क्या होता है? विनियोग भी कम होता है, जिसकी परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर का कायम रहती है। जिसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर पे कायम रहती है, यानी न बढ़ती है नहीं घटती है। इसके बाद हम लोग आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का, वो क्या है? तो हम लोग प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। कहता है, स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था? इसका जवाब हम लोग देंगे, स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने अगस्त 1949 में प्रो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? इसके बाद लिखेंगे, इस समिति ने अप्रैल 1991 में, कब? 1991 में, अप्रैल 1991 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें सन 1948 से 49 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपये बताई गई तथा प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये बताई गई। सन 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की। इसके बाद लिखेंगे हम लोग, यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय आंकड़े प्रकाशित करती है। राष्ट्रीय आय के सृजन में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का विशेष योगदान होता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। कहता है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन से है? ठीक है दोस्तों, पहले राष्ट्रीय आय की परिभाषा देना है, उसके बाद इसका जो प्रमुख विधि है उसको भी लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, किसी देश के एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं की कुल मात्रा उस देश की उसका राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसके बाद लिखेंगे, ये राष्ट्रीय आय का परिभाषा हो गया। अब जो गणना है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहला जो है उत्पादन गणन विधि। इसमें क्या होता है? व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होता है, तो इसकी गणना उत्पादन के योग द्वारा किया जाता है। उसे ही क्या बोलते? उत्पादन गणना विधि कहते हैं। इसके बाद अगला विधि कौन सा है? अगला विधि है आय गणना विधि। तो इसमें लिखेंगे, जब राशि के व्यक्तियों का आय
के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे आय गणना विधि कहते हैं। इसके बाद तीसरा विधि कौन सा है? तीसरा विधि है व्यय गणना विधि। प्राप्त की गई आय व्यक्ति अपने उपभोग के लिए खर्च करता है, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के खर्च के माप से किया जाता है। राष्ट्रीय आय की मापने की इस प्रक्रिया को व्यय गणना विधि कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला चौथा पॉइंट क्या है, चौथा विधि क्या है? मूल्य की विधि। क्या है? मूल्य की विधि। उत्पादित की हुई वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रयास से बढ़ जाता है। ऐसी गणना को मूल्य गणना विधि कहते हैं। मूल्य गणना विधि कहते हैं। इसके बाद अगला देखिए क्या है? व्यवसायिक गणना विधि। क्या है? व्यवसायिक गणना विधि। इसमें लिखेंगे व्यवसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय। व्यवसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना को व्यवसायिक गणना विधि कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का हम लोग परिभाषा लिख देते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय का परिभाषा क्या होता है? किसी देश की राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा उस देश की उसका राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 देखिए दोस्तों। राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए ठीक है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है, वर्णन करें। इसका जवाब हम लोग लिखेंगे अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय की धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। किसी देश का आर्थिक विकास उसकी राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है तथा आर्थिक प्रगति को मापने का सर्वोत्तम साधन भी राष्ट्रीय आय ही है। इसके बाद लिखेंगे जहां राष्ट्र की संपूर्ण आय उत्पादन विभिन्न साधनों सम्यक के प्रयास से होता है, प्रत्येक साधन की भागीदारी उत्पादन की क्रिया में होती है, फलतः उत्पादित की हुई वस्तुओं से प्राप्त आय का सभी साधनों के बीच होता है, वितरित किया जाता है। और शास्त्र में वितरण की धारणा राष्ट्रीय आय के आकलन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, जिसे हम उत्पादन के विभिन्न साधनों के भागीदारी में हिस्सा लेने को कहते हैं। वास्तव में उत्पादित के विभिन्न साधनों के संयोग से राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है और राष्ट्रीय आय को पुनः इन साधनों के बीच वितरित कर दिया जाता है। तब हम राष्ट्रीय आय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो लिखिए, क्या लिखेंगे हम लोग, तो देख लेते हैं। इसी को हम लोग को एग्जाम में लिखना है। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में प्रति व्यक्ति आय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रति व्यक्ति आय देश के प्रत्येक व्यक्तियों का औसत आय होता है। किसी भी देश में आर्थिक एवं सामाजिक विकास लोगों के जीवन को खुशहाल तथा जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना अति आवश्यक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, भारत का राष्ट्रीय आय काफ़ी कम है तथा प्रति व्यक्ति आय स्तर भी बहुत नीचा है। विश्व विकास रिपोर्ट 2007 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय $950 था। कितना डॉलर था? $950। भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय से लगभग 48 गुना कम है। भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से, यानी अमेरिका की तुलना में भारत का कितना कम है? 48 गुना कम है। ठीक है, 48 गुना कम है। उसके बाद क्या लिखते हैं, इस प्रकार लोगों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर राष्ट्र को हम विकास की पटरी पर बढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न,
जो हमारा इस सेशन का लास्ट प्रश्न होगा। तो हमारा प्रश्न क्या है, दो लिखा चुका है, क्या एक होगा, क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करते हैं। कहता क्या प्रति व्यक्ति आय जो है राष्ट्रीय आय को प्रभावित करते हैं, वर्णन करें। तो इसका आंसर लिखेंगे हाँ, प्रति व्यक्ति आय जो है राष्ट्रीय आय को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करते हैं। प्रति व्यक्ति आय परिवर्तन होने से राष्ट्रीय आय भी परिवर्तित होता है। इसके बाद लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय देश के लोगों का औसत आय होता है और किसी देश के लोगों की आय का योगफल राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसलिए यदि जनसंख्या स्थिर रहे तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में कमी होने से राष्ट्रीय आय में कमी भी होता है। इसके बाद लिखेंगे जिसका सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था के विकास पर पड़ता है। दूसरी ओर यह भी देखा गया है कि विकसित देशों का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है, जबकि विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति आय कम होता है। अतः इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, अतः हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर यानी थर्ड चैप्टर का सॉल्यूशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।